बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 409 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी पहली निगाह ने घर के अंदर जो मंदिर देखा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मेरे पीछे डॉक्टर मोंग और लीयान भी घर में दाखिल हो चुके थे। वो भी फटी फटी निगाहों से उस खूंजगा मंदिर को देख रहे थे। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इन लम्हात में वक्त थम गया हो। वक्त थकता नहीं, रुकता नहीं, एक मखसूस रफ्तार से अपना सफ़र जारी रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात इतने गैर यकीनी अंदाज में पेश आते हैं कि इंसान की सोच गोया थम सी जाती है। यही महसूस होता है जैसे किसी ने वक्त के पाँव पकड़ लिए हों और वो एक जगह ठहर कर रह गया हो। हम भी कुछ ऐसी ही सूरत से दो चार थे। वो छोटे छोटे 2 कमरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा क्वार्टर था जिसके सेन में इस वक्त हम खड़े थे। हम सब की नज़रें एक ही नुक्ते पर मरकूज थी और वो नुक्ता इतना जसीम था कि आधी रात को भी हम उसे बाआसानी देख और पहचान सकते थे। हम शाका के घर में ऐसे मंदिर की तवक्को नहीं रखते थे, इसलिए हमारी दिमाग, हमारी सोच एक लम्हे के लिए जैसे रुक सी गई थी। हम तीनों परेशान निगाहों से उस खूनी मंदिर को मुलाहिज़ा कर रहे थे। उस लम्हे में हमारे लिए एक तरह वक्त थम सा गया था। इस मुहीब और मौत जैसे सन्नाटे को डॉक्टर मोंग की सरसराती आवाज़ ने मजरूह किया। वो इसरारी अंदाज में गोया खुद कलामी करते हुए बोला, ये तो शाका का मालूम होता है। ये जुमला अदा करते ही वो मेकानकी अंदाज में आगे बढ़ा। हम दोनों ने उसकी तकलीद की। वो जसीम नुक्ता है किसी इंसान की लाश थी। वो उनकी इसरारी आवाज़ ने तस्दीक कर दी कि वो शाका की लाश थी। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठा और मैंने बेख्तियार उन कमरों की जानिब कदम उठा दिए जिसे इनकी इख्तिताम पर पहलू बापहलू तामीर किए गए थे। इस वक्त मेरा जहन तेज आंधियों की जद में था। शाका वो शख्स था जिसकी पनाह में बेरी साइल को रखा गया था। ये डॉक्टर मूंग का मंसूबा था, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक माकूल और बेदाग मंसूबा था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दिल इस तरफ से मुतमईन नहीं था और ये मेरी कल्बी इत्मीनानी कोई रंग ले आई थी। शाका की लाश किसी बहुत बड़े भूचाल की आमद की खबर देती थी। यूँ महसूस होता था डॉक्टर मूंग का मंसूबा दागदार हो गया हो। मैं धड़कते दिल और दौड़ते हुए कदमों से एक कमरे में पहुंचा। मज़कूरा कमरा किसी इंसानी वजूद से खाली था। नीची छत वाले उस कमरे की पथरीली दीवार में ताक के अंदर एक दिया रोशन था। फजा में रची बसी मखसूस बू ने मुझे बता दिया वो दिया या की चर्बी से रोशन किया गया था। मेरी मालूमात के मुताबिक इस छोटे से घर में 4 अफराद को मौजूद होना चाहिए था। शाका, उसकी बीवी बानमती, उनकी बेटी बिंदिया और मेरी रगे जान साहिल। शाका की इबरतनाक असर लाश बाहर सेन में पड़ी थी। बाकी 3 अफराद कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं लपक कर दूसरे कमरे में पहुंचा और उस कमरे में कदम रखते ही मेरे पाँव मन मन के हो गए। मेरी बसारत को एक खूंजगा मंदिर ने झंझोड़ कर रख दिया। कमरे के फर्श पर 2 औरतों की लाशें नजर आ रही थी। उनमें एक नौजवान लड़की और दूसरी अधेड़ उम्र औरत थी। इन दोनों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। वो कटी हुई गर्दनों के साथ कमरे के फर्श पर एक दूसरे से उलझी पड़ी थी। इस कमरे में भी या की चर्बी से जलने वाला एक दिया रोशन था। तिब्बत और नेपाल के दूर दराज इलाकों में या का गोश्त खाने में और चर्बी जलाने में इस्तेमाल की जाती है। मुल्क जी रोशनी में 2 इंसानों की मौत के मंदिर ने मुझे दहला कर रख दिया। वो आपस में गुथम गुथा पड़ी थी और उनकी निस्फ कटी हुई गर्दनों से बहने वाले खून ने कमरे के फर्श को दूर तक सुर्ख कर रखा था। मौसम की ठंडक ने इस खून को जमा दिया। वह इस तौर एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी कि यूं महसूस होता था एक ने दूसरी को बचाने की कोशिश की हो, मगर सफाक दरिंदों ने वो कमजोर कोशिश कामयाब नहीं होने दी। जिंदगी दोनों से रूठ गई। घर के सेन में शाका को भी इसी अंदाज में गर्दन काट कर मौत से खमकनार किया गया था। कातलों ने फायरिंग से इज्तनाब बरता था। ये अंदाजा लगाने में मुझे देर ना लगी कि कमरे के फर्श पर पड़ी हुई इन 2 लाशों में से किसी का ताल्लुक बेरी साहिल से नहीं था। साहिल को उस मुर्दा खाने में ना पाकर मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ। ताम इस मुख्तसर से खानदान की इबरतनाक अंजाम ने मुझे इन लम्हात में दिल गिरफ्तार कर दिया। उसके साथ ही ज़हन में ये सवाल भी उभरा कि अगर साहिल वहाँ मौजूद नहीं तो फिर कहाँ है। इस सवाल का फौरी और मुंतकी जवाब यही था कि जिन सफाक वैश्यों ने शाका और उसकी फैमिली को हसरत भरी मौत दी थी, साहिल को वो अपने साथ ले गए होंगे। बल्कि ज्यादा दुष्ट ये था कि साहिल को हासिल करने के लिए ही संस्ते बस्ते घराने का चिराग गुल कर दिया गया था। शाका, बानमती और बिंदिया नहायती खुफिया अंदाज में साहिल की हिफाजत पर मामूर थे। इन्हें इस फर्द की अदायगी पर कड़ी सजा दी गई थी, एक बेदर्द सजाए मौत। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि शाका के घर पर मेरे ही दुश्मनों ने शब खून मारा था और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था रब्बी मोशे खाइमन। मोशे खाइमन इन 5 नायाब पत्थरों के उसूल की खातिर दीवाना हो रहा था जो बुंदील कुंड की इबादतगाह के तय खाने में मौजूद थे।
मज़कूरा खुफिया तय खाने तक सिर्फ और सिर्फ साहिल ही उसे पहुंचा सकती थी। साहिल पिछले कुछ अरसे से उसी शैतान की तहवील में थी। साहिल को रब्बी के कब्ज़ाए कुदरत से निकालने के लिए मैंने उसे नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाया था, जिसके बदले में वो मेरी जान का दुश्मन हो गया था। डॉक्टर मूंग ने पिछले दिनों साहिल को रब्बी के बंदों से छीन कर जो कारनामा अंजाम दिया, ये उसी का रद्द अमल था। जवाब यहाँ गजल में यही कुछ हुआ करता है। नेपाल खुसूसन खटमंडू में जिमी फोंडा रब्बी के अज़ाइम की तकमील के लिए सरगर्म अमल था। उसे यहाँ की एक ताकतवर सियासी शख्सियत की आशीर्वाद हासिल थी। जोगिंदरपाल नामी वो सियासी शख्स खुल्लम खुल्ला और दरपर्दा दोनों तरीकों से जिमी फोंडा की मदद कर रहा था और गालिब इम्कान यही था इस बस्ती में जिमी फोंडा के बंदों ही ने कार्रवाई की होगी। रब्बी ने बुंदील कुंड वाला मिशन जिमी फोंडा को सौंप रखा था। मैं गहरे रंजो दुख से इन दो लाशों को तके जा रहा था कि डॉक्टर मूंग की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मुझसे मुखातिब होते हुए कह रहा था, वैदान सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो दोनों मेरी बेखबरी में लाशों वाले कमरे में पहुंच गए थे। सब कुछ खत्म नहीं हुआ डॉक्टर, मैंने गंभीर मगर भर्राई हुई आवाज में कहा। इन तीनों को दर्दनाक मौत के मुंह में धकेलने वाले मेरी साहिल को अपने साथ ले गए हैं। हमें फौरन उन तक पहुंचना होगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। डॉक्टर तशवीश भरे लहजे में बोला, ये जिमी फोंडा के आदमियों की वहशियाना कार्रवाई हो सकती है। साहिल को उसके कब्जे से निकालकर मैंने उसे जो चोट दी थी ये उसी का जवाब मालूम होता है। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर अफसुर्दा नजर से फर्श पर पड़ी हुई भानमती और बिंदिया की लाशों को देखने लगा। फिर इजाफा करते हुए बोला, लेकिन जिमी फोंडा और उसके आदमी यहाँ तक पहुंचने में कामयाब कैसे हो गए? ये ठिकाना तो इतना महफूज और खुफिया था कि ये बाद में भी सोचा जा सकता है। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही काट दिया। फिलहाल हमें फौरी तौर पर साहिल का ताकुब करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो लोग बुंदील कुंड वाली इबादतगाह की तरफ गए होंगे। तुमने बताया था आज आधी रात के बाद वो इबादतगाह पर हल्ला बोलेंगे और अब आधी रात भी हो गई है। डॉक्टर ने मेरे इशारे को थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे ख्याल और तजवीज़ की तायद करता हूँ। वो यकीनन साहिल को अपने साथ इबादतगाह ही लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके ताबुन के बगैर वो लोग इबादतगाह के तय खाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तुम फिक्र ना करो, हम सीधे उधर ही जाएंगे। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, एक बात का मुझे पूरा यकीन है वैदान, वो लोग साहिल को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में भूल कर भी नहीं सोच सकते। साहिल उस खजाने की कुंजी है जिसके उसूल के लिए रब्बी मोशी खाइमन पागल हुआ जा रहा है, और साहिल उन लोगों के पास एक तरह से रब्बी की अमानत की हैसियत रखती है। डॉक्टर की बात बदन से खाली नहीं थी। मेरे दिन में एक अंदेशे ने सर उभारा। मूंग मैंने तशवीशनाक लहजे में डॉक्टर को मुखातिब किया, क्या इस बात का इम्कान है कि वो लोग साहिल के तवज्जो से तय खाने में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं? डॉक्टर मूंग के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। या की चर्बी से रोशन चिराग की मदम रोशनी में डॉक्टर का चेहरा तशवीश और फिक्रमंदी के आसार दिखा रहा था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो तामिल करते हुए बोला, देख वैदान, अगर साहिल नॉर्मल होती तो पूरे यकीन से कहा जा सकता था वो अपनी जान दे देती, मगर किसी दीवाने को उस करां कदर खजाने तक पहुंचाने का वसीला ना मानती। लेकिन तुम जानते हो उसकी ज़िहनी और रूहानी से तसल्ली बख्श नहीं। रब्बी ने उसे हिप्नोटिज्म के मुख्तलिफ सेशन से गुजार कर तकरीबन खुद से बेगाना कर दिया है। वो रब्बी की सुजेशंस के जेरे असर है। मुझे उसके इलाज का खातर ख्वाह मौका नहीं मिल सका। वो थोड़ी देर का रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्या वो लोग इबादतगाह के तय खाने में दाखिल हो जाएं। शायद इसलिए मोहतरम सांग फू की ख्वाहिश थी कि हम दोनों मिलकर उस खजाने की हिफाजत करें। सांग फू डॉक्टर मूंग का बड़ा था। सांग फू का जिक्र करके वो अफसुर्दा हो गया था, क्योंकि मोहतरम सांग फू अब आ जहानी हो चुका था। उसने पहली और आखिरी वाहिद मुलाकात में मुझे बेहद मुतासर किया था। उसकी नसीहतें मेरे लिए मशअले राह की हैसियत रखती थी। उसकी बातों से मैंने भी यही महसूस किया कि बुंदील कुंड वाले मिशन में डॉक्टर मूंग के साथ मुझे भी देखना चाहता था। उसके लिए सांग फू ने मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला था, लेकिन हालात खुद ब खुद मुझे USA से घसीट कर यहाँ खटमंडू में ले आए थे। हम दोनों से डॉक्टर मूंग की मुराद भी वो और मैं थी। मैंने पूछा, डॉक्टर मूंग, इन दिनों जो बुद्ध बख्शू अपनी फैमिली के साथ इबादतगाह का इंतजाम और इंसराम संभाले हुए है, उसका क्या हुआ? मेरी मालूमात के मुताबिक वो शख्स भी खुफिया तय खाने और वहाँ मौजूद बेजबा खजाने के राज से वाकिफ है। रब्बी के भेजे हुए वहशी दरिंदे उसकी जबान खुलवाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर मूंग ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और यकटक बान बती बिंदिया की लाशों को देखता चला गया। उसके चेहरे पर छाई हुई गंभीरता जाहिर करती थी वो हमारे साथ रहते हुए कहीं और भी पहुंचा हुआ था। उसकी खामोशी के दौरान में लियान को बोलने का मौका मिल गया। पहली मर्तबा हमारे दरमियान जारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है आगे बढ़ने से पहले हमें शाका की लाश को भी सेन से उठाकर अंदर कमरे में डाल देना चाहिए। फिर वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोली, ओह बेचारे। डॉक्टर मूंग जैसे किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था, जल्दी से बोला, हाँ वैदान, आओ शाका की लाश को उठाकर अंदर लाते हैं।
मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया वो मेरे सवाल का जवाब देने से कतराया था। बहरहाल वो खरीद का वक्त और मौका नहीं था। मैंने उसके साथ ही सेन की जानिब कदम बढ़ा दिए। आइंदा 5 मिनट के अंदर हमारी बाईमी कोशिश से शाका अपनी फैमिली का कुर्ब हासिल कर चुका था। 3 लाशों पर मुश्तमिल इस फैमिली पर अलविदाई निगाह डालते हुए बेसाख्ता मेरे होंठों से फिसल गया। इन बदबख्तों ने भी क्या हसरतनाक मौत पाई है। काश हम सरे शाम यहाँ पहुंच गए होते। सरे शाम? डॉक्टर मूंग ने चौंक कर वदा तलब नजर से मेरी जानिब देखा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज शाम को इस घर पर यह क़यामत टूटी है। क्या कह रहे हो वजदान? डॉक्टर मूंग का चेहरा फिक्रमंदी की लकीरों के जाल में कैद हो गया। आज शाम 6 बजे तो शाका ने मुझे सब ठीक है की इतला दी थी। मैं ये बात तुम्हें बता चुका हूँ। तुम किस बिना पर सरे शाम इस खून जुकाम वाक़े की वकू पतीरी की बात कर रही हो? मैंने उसके सवालात के जवाब देने की बजाय ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वाक़या आज शाम लगभग 7 बजे पेश आया है। ये अंदाजा कायम करते हुए मेरे ज़हन में तेज झक्कड़ चल रहे थे। मैं खुद को रत्ना पार्क में बैठा हुआ महसूस कर रहा था। लीयान भी मेरे साथ ही पार्क की एक संगीन बेंच पर बैठी हुई थी। मैं आंखें बंद किए तीसरी आंख के इस्तेमाल में मसरूफ था। उसी मसरूफियत के दौरान में अचानक एक मानूस खनकती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई थी। तुम यहाँ बैठे तसव्वुर की करतब बाजियां दिखाते रहो। और वहाँ जुमला अधूरा छोड़कर वो आवाज़ मादूम हो गई थी। मैं जलतरंग बजाती उस सहर आफरी आवाज़ को लाखों करोड़ों आवाज़ों में बिल्कुल अलग शनाख्त कर सकता था। वो मलके को सार नीलगरी की जादू असर और कैफ फावर आवाज़ थी। उस धमकी बरदार आवाज़ ने मुझे यकलख्त आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त शाम के 7 बजे थे। नीलगरी की आवाज़ और अल्फाज ने मुझे किसी खतरे की आगाही देना चाहिए थी। वो बाज़ ऐसी ही इशारों कनाइयों वाली हो जाती थी। उस वक्त मैं जिन हालात में घिरा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा अहमियत साहिल की थी। नीलगरी की वार्निंग ने मेरा ध्यान साहिल की जानिब फेर दिया था। और यह कैसे मुमकिन था मौजूदा हालात में मैं साहिल के बारे में सोचूं और मेरे चेहरे से परेशानी जाहिर ना हो। उसी परेशानी को सबसे पहले लीजान ने नोट किया, क्योंकि वही हस्ती इस वक्त मेरे सबसे ज्यादा करीब बैठी हुई थी। उसे इस बारे में मुझसे इस्तफसार किया भी था, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से टाल दिया था। उससे मेरी अंदरूनी बेचैनी में कोई कमी वाक़ई ना हुई। मैं रास्ते भर साहिल के बारे में सोचता और फिक्रमंद होता रहा। घर पहुंचे तो डॉक्टर मूंग से मुलाकात हो गई। उसने मेरी परेशानी को चेहरे से बांप लिया। अलहदगी मुयस्सर आते ही उसने पूछ लिया। मैंने नीलगरी के हवाले से सारी बात बता दी तो उसने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम प्रोग्राम के मुताबिक बस्ती की तरफ जाएंगे। और ये कि शाम 6 बजे शाका ने उसे सब ठीक है की इतला दे दी थी। डॉक्टर मूंग की तसल्ली तशफी से मेरे दिल की बेकली रफा ना हो सकी। उसके बाद हालात में ऐसी हंगामा खेजी ने जगह बनाई कि संजीदगी और आराम से इस बारे में सोचने का मौका ही ना मिल सका। और अब मैं महसूस कर रहा था उस वक्त फिक्रमंद होने की जरूरत थी। नीलगरी की कोई सदा कोई अदा खाली अज़बानी नहीं हो सकती थी। उसने यकीनन मुझे इस वाक़े के बारे में इशारा दिया था, लेकिन अब तो वक्त खास से निकल चुका था। इस खूनरेज़ वाक़े को बीते लगभग 5 घंटे गुजर चुके थे। अगर जिमी फूंडा के आदमी साहिल को अपने साथ लेकर बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह की तरफ गए थे तो वो कब के वहां पहुंच गए होंगे। इस हाईवे वाली बस्ती से इबादतगाह तक पहुंचने के लिए कमोबेश 1.5 घंटा दरकार था। डॉक्टर मूंग काफी देर से खामोश खड़ा मुझे तके जा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था वो मुझसे कोई सवाल करेगा, लेकिन सवाल करने की बजाय वो गंभीर आवाज में बोला, मेरा ख्याल है अब हमें बुद्ध नील कुंड की जानिब रवाना हो जाना चाहिए। मैंने उर्लियान ने खामोशी से उसकी तकलीद की। इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। ताम बदनसीब शाका के घर से रवाना होने से पहले हमने घूम फिर कर अच्छी तरह दोनों कमरों का जायजा लिया ताकि हमलावरों कातलों के बारे में कोई किसी किस्म का सुराग मिल सके, लेकिन इस सिलसिले में हमारे हाथ किसी किस्म की कामयाबी तक रसाई हासिल ना कर सके। मेरे मशवरे पर उसने मुर्दा खाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि अगली सुबह बस्ती वाले बासानी उन तक रसाई हासिल कर सके। इस तरह वक्त पर उनके अकीदे के मुताबिक आखिरी रसूमात की अदायगी मुमकिन हो जाती। मैं घर का दाखिली दरवाजा भी खुला छोड़कर जाना चाहता था। वो घर अब हर किस्म के खतरे से आजाद हो गया था। कोई भी मकान मकीनों से होता है। जिस मकान में मकीन मौजूद हो वो घर खो जाता है। वो घर अब खाली मकान में बदल गया था। इस मकान में बसने वाले अब इस दुनिया के बासी नहीं रहे थे, लिहाजा वहां मौजूद किसी भी शय की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। इंसान की जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है, जिस घर के 1 या 2 इससे ज्यादा अफराद किसी दुश्मनाना कार्रवाई की भेंट चढ़ जाए उन्हें कोई दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन दस्तूर जमाना है कि बाकी जिंदा बच रहने वाले अफराद की अशकशोई के लिए उनकी भरपूर माली मदद कर दी जाती है। अफसोस हम शाका की फैमिली के साथ दस्तूर जमाना भी नहीं निभा सके। हम लाखों करोड़ों भी इस मकान के दरो दीवार पर निछावर कर देते, वहाँ की जिगरपाश वीरान और होलनाक सन्नाटे में बाहर का एक झोंका भी नहीं ला सकते थे। बाज़ हालात में इंसान कितना मजबूर हो जाता है। ऐसी मजबूरी में यही महसूस होता है इंसान अजल से मजबूर है और अब तक मजबूर ही रहेगा। हम उजल ज़हनों, पजमुर्दा दिलों और थके हुए कदमों के साथ बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजे की पुष्ट पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा।
दरवाजे की अंदरूनी कुंडी के साथ एक कागज लटका हुआ दिखाई दिया। जब हम इस घर में दाखिल हुए तो किसी को दरवाजे की तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिला था। मैंने आगे बढ़कर कुंडी में से वो कागज निकाल दिया। वो एक रोल किया हुआ फुल स्कैप कागज था जो कुंडी के हुक में बड़ी महारत से फंसाया गया था। मैंने रोल किए हुए कागज को एक खास अंदाज में खोल लिया और उस पर मौजूद तहरीर पर निगाह दौड़ाने लगा। इस मकसद के लिए मुझे माचिस चलाना पड़ी जो मैं अंदर एक कमरे के ताक से उठा लाया था। ये मेरी एक ज़रारी हरकत थी, मैं सिगरेट नहीं पीता था। चलो अच्छा हुआ ये माचिस अब काम आ रही है। वहाँ शफाफ और शुस्ता इंग्लिश में एक मुख्तसर सा पैगाम दर्ज था। डॉक्टर मूंग को मुखातिब करते हुए लिखा गया था, टकलों के सरदार, तुम्हारा बचा बचाया सर मोड़ना कैसा रहा? अगर मेरी राह में दोबारा आने की कोशिश की तो ये उस तरह तुम्हारी शाह रग पर भी चल सकता है। अपने 3 वफादारों का खशत देखकर यकीनन तुम्हें इबरत हो गई होगी। इस मुख्तसर धमकी अमेज पैगाम के इख्तिताम पर JF दर्ज था। मैं पलक झपकने में समझ गया JF का मतलब सीधा सीधा जिमी फोंडा था। अब JF कैनेडी तो होने से रहा। बुद्ध के पैरोकार अमूमन अपने सर को मुंडवा कर रखते हैं। डॉक्टर मूंग को इसी मुनासिबत से टकलों का सरदार कहा गया था। डॉक्टर मूंग का आधा सर आगे से मुंडा हुआ था। ताम चोटी काटने के बाद उसने पिछले बालों को आगे गिराकर एक मखसूस स्टाइल बना लिया था। जब हम अलास्का से वाशिंगटन आ रहे थे तो डॉक्टर मूंग रिफ्यूशे ने अपनी चोटी काट डाली थी और हुलिये में भी मुनासिब तब्दीली कर ली थी। जिमी फूंडा की इस दिल चराने वाली तहरीर से ये साबित हुआ कि वो डॉक्टर मूंग के बारे में बहुत कुछ जानता था। रब्बी ने इस सिलसिले में उसे हर किस्म की मालूमात फराहम की थी। क्या लिखा है इस कागज पर? डॉक्टर की सरसराती आवाज मेरी समा तक पहुंची। इस वक्त माचिस की तीली अपने जलाओ के इख्तिताम तक जा पहुंची थी। मैंने नई तीली जलाने की बजाय दरवाजे से बाहर कदम निकालते हुए कहा, जीप में बैठकर आराम से पढ़ लेना डॉक्टर। उसने फिर कोई सवाल ना किया। फिर मेरे पीछे पीछे वो दोनों भी शाका के घर से निकल आए। घर के बैरूनी दरवाजे को प्रोग्राम के मुताबिक खुला छोड़ दिया गया। हम पहले वाली पोजीशन में जीप के अंदर आकर बैठ गए। डॉक्टर ने रीडिंग लाइट जला दी और गर्दन मोड़कर हाथ मेरी जानी बढ़ा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था जबकि मैं लियान के साथ अकबी निशस्त पर बैठा हुआ था। डॉक्टर के दराज हाथ का मतलब समझते हुए मैंने जिमी फोंडा का संदेशा उसकी जानी बढ़ा दिया। वो रोल किया हुआ कागज मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगा। उसी लम्हे मेरे पैरों में कूनी का हल्का सा टहुका लगा। मैंने लियान की तरफ देखा। वो उलझी हुई निगाह से मुझे देखने लगी। मैंने भवें उचकाई तो वो मुंह से कुछ ना बोली। तब मैंने उसकी आंखों में मुजस्सम सवाल को बासानी पढ़ लिया। वो भी मुझसे इस धमकी अमेज रुके के बारे में बाज़बाने खामोशी पूछ रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सब्र की तलकीन की और डॉक्टर मूंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसी दौरान में वो इस कागज की तहरीर पढ़ चुका था और गंभीर आवाज में बोला, इस रुके ने साबित कर दिया कि यहाँ होने वाली बेईमाना कार्रवाई जिमी फोंडा की कारस्तानी है। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लो ये कागज लियान को भी पढ़ाओ। वो मजकूरा कागज मेरी समत बढ़ाते हुए बोला, ये इस मिशन में हमारे साथ बराबर की शरीक है। इसकी मालूमात भी अप टू डेट रहना चाहिए। लियान जिमी फोंडा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जिमी फोंडा का पस मंजर उसके गोश गुजार किया। फिर वो रुका, उसे थमा दिया। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, ओह। लियान की यह ओह डॉक्टर मूंग तक रसाई हासिल ना कर सकी क्योंकि उसी लम्हे उसने जीप के अंदर बेदार इंजन को अहकाम तामील पर मजबूर कर दिया। जीप हरकत में आई तो हमारे पहलू एक दूसरे में पेवुस हो गए। हमने लगभग आधा घंटा खुले में गुजारा था। वो काठमांडू की सर तरीन मौसम की एक ठंडी ठार रात थी। ऐसे जालिम मौसम में लगकर बैठना भला महसूस होता है। मैंने लियान से दूर हटने की कोशिश ना की और ना ही उसने जरूरत समझी। जीप के अंदर खामोशी का राज था और ये जीप माहौल के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। वो बस्ती सोई सोई सी लग रही थी। इस बस्ती के घर में आज क़यामत बर्पा हो गई, मगर यूं महसूस होता था जैसे किसी शख्स को कानो कान इस आने की खबर ना हुई हो। जल्दी हम एक नीम बेजवी चक्कर काटने के बाद उस रास्ते पर निकल आए जो हमें इस बस्ती से बुंदील कुंड की इबादतगाह की तरफ ले जाता था। हमारी अगली मंजिल वो इबादतगाह होती जहां आज रात रब्बी की भेजी हुई टीम कोई अजीम कारनामा अंजाम देने वाली थी। हम अपने रास्ते पर कोई 500 मीटर आगे निकल आए तो मूंग रिफोशे ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, वहीदान तुम्हारे बाजू का क्या हाल है? ये गैर मुतवक्के सवाल था। मैं उम्मीद कर रहा था वो जिमी फोंडा या नील कुंड के बारे में बात करेगा। मैं स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों से निमटने के बाद जब जीप में आकर बैठा था तो डॉक्टर को अपने जख्मी बाजू के बारे में बताया था। उसके बाद जब लियान पूरी तरह होशो हवास में आ गई थी तो वो भी मेरे घायल बाजू की हिस्ट्री और बिस्ट्री से आगाह हो गई थी। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद भी अपने बाजू से गाफिल हो गया था। शायद ये शाका के घर में पेश आने वाले उस अफसोसनाक खून चका वाक़े का असर था। अब डॉक्टर मूंग ने याद दिलाया तो मुझे बाजू में तकलीफ का एहसास हुआ। हल्का फुल्का दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने मजरूब बाजू को सहलाते हुए जवाब दिया। वो मानी खेज अंदाज में बोला, वहीदान जिस तरह कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है बिल्कुल उसी तरह हल्का हल्का मिलकर भारी हो जाता है। ये ना हो कि बाद में लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए वो जुमला अधूरा छोड़कर जरा देर को खामोश हुआ। मैंने महसूस किया कि उसने जीप की रफ्तार इंतहाई कम कर दी थी।
अपने अधूरे बयान को मुकम्मल करने के लिए उसने इजाफा किया, क्यों ना पहले तुम्हारे जख्म का मुआयना कर लिया जाए। हमारे पास फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा एक खूबसूरत फिलिपाइनी नर्स का साथ भी हमें मयसर है। उसने अग्नि निशिस्त का मंदिर दिखाने वाले आईने में लियान को देखा और इस सफसारिया अंदाज में बोला, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मुअद्दब अंदाज में बोली। डॉक्टर मूंग रिफोशी की शख्सियत लियान के लिए खार लिहाज से वाजिबुल एहतराम थी। सांगफू के इंतकाल के बाद डॉक्टर मूंग विंग का बड़ा था और लियान और शोन मिस्र रिंग के एहकाम की तामील करते रहते थे। लियान के लिए मूंग बिग बास की हैसियत रखता था। डॉक्टर मूंग ने निगाह का जाविया तब्दील किया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, तुम क्या कहते हो वहीदान? हमने थोड़ी देर पहले जो खूनरेज मुजाहरे देखे थे वो संजीदगी, अफसुर्दगी और गंभीरता का तकाजा करते हैं। डॉक्टर मूंग के अंदाज से मैंने महसूस किया कि वो माहौल में तारी संगीनी को और दिल गिरफ्तगी को कम करने का ख्वाहां था। जब भी उसने छेड़छाड़ वाला स्टाइल अपनाया था, एक तरह से ठीक भी था। अब जितने बड़े मार्के पर जा रहे थे उसके लिए आसाब को पुरसकून और हाथ पांव को नहायत ही अलर्ट होना चाहिए था। अगर असाब हमारे काबू में रहते तो हम पूरी ज़हनी यकसोई के साथ वो मैदान मार सकते थे। मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इस वक्त एक तजर्बाकार डॉक्टर और एक खूबसूरत नर्स के दरमियान फंसा हूँ। तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। लॉर्ड बुद्धा ने चाहा तो हम तुम्हारे साथ अच्छा ही सलूक करेंगे, डॉक्टर मूंग ने पूरे एतमाद लहजे में कहा और जीप रोक दी। मैं समझ गया वो मेरे बाजू की तीमारदारी के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। लियान ने नर्सिंग कोर्स कर रखा था। न्यू जर्सी में मेरे दोस्त वसीम को वही अटेंड करती रही थी। हम इस वक्त जिस जीप में सफर कर रहे थे उसमें अकबी निशस्त के पीछे एक खला सा बना हुआ था, जहाँ एक तरह 5-5 गैलन पेट्रोल वाले 2 कैन अपने स्टैंड में फिक्स थे। दूसरे कोने में हमारा बैग रखा था। हमारे बैग के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद था। आइंदा 10-15 मिनट में डॉक्टर और नर्स ने मिलकर मेरे बाजू का माहिराना मुआयना किया और ये रिपोर्ट दी कि जख्म खतरनाक नहीं, गोली मेरे बाजू के ट्राइसिप मसल को छीलते हुए गुजर गई थी। लिया ने मेरे ट्राइसिप्स को अच्छी तरह एक एंटीसेप्टिक लोशन में रुई भगोकर साफ किया, फिर जख्म पर एंटी हीलिंग ऑइंटमेंट फैलाकर ड्रेसिंग कर दी। किसी पेन किलर की जरूरत तो महसूस नहीं कर रहे हो? डॉक्टर मूंग ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने मुख्तसरन कहा। डॉक्टर ने एक मरतबा फिर जीप को आगे बढ़ा दिया। हाईवे वाली बस्ती से बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह तक कमो बेश 1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम के तहत हमें यह फासला पाटने में 2.5 घंटे लग सकते थे और कुछ बई नहीं कि 3 घंटे से भी ज्यादा। दरअसल मजीद चंद किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें अपना रुख तब्दील करना था। हम इस रास्ते से इबादतगाह तक नहीं पहुंचना चाहते थे जो आम गुजरगाह थी। हमारे दुश्मन इस वक्त भारी तादाद में वहां मौजूद थे और आम गुजरगाह का खुसूसन इबादतगाह के नजदीक हमारे लिए कई घातों का बंदोबस्त होगा। हमने फैसला किया था कि इबादतगाह से चंद किलोमीटर पहले हम अपना रास्ता तब्दील कर देंगे और एक लंबा चक्कर काट कर इबादतगाह की दूसरी समत पहाड़ी सिलसिले के बीच नमूदार होंगे। ये वही रुख होता जिधर से मैं पहली मरतबा इस इबादतगाह तक पहुंचा था। वो समत हमारे मिशन के लिए ज्यादा सूरमंद थी। इस ख्याल में मेरे तसव्वुर में मादी की वो रात फिरा थी जब मैं जख्मी संबा के हमरा एक लैंड क्रूजर में सवार अपने दुश्मनों से भागता फिरता उस इबादतगाह की तरफ आनन फानन निकल आया था। तब जांगली के गुंडों ने हमें एक हवेली में कैद करके बुरी तरह पीटा था। गोया उन्होंने मेरा जोड़ जोड़ खोल कर रख दिया था। सिम्बा की हालत काबिल रहम थी। हवेली से फरार के लिए हमें एक लैंड क्रूजर जीप हासिल हो गई और हम चट्टानी रास्तों की दुश्वारियों से गुजरते हुए बिलाखिर उस इबादतगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे जिसके तय खाने में एक अनमोल खजाना मौजूद था, मगर उस वक्त ये बात मेरे इल्म में ना थी। बहरहाल अब अगर हम इबादतगाह की उस समत रसाई हासिल कर लेते तो दुश्मन की नज़र से महफूज रह सकते थे और उस समत तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा दुश्वार गुजार चक्कर काटना था जिसके सबब वक्त दुगना लगता। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर रास्ते में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आता तो हम 3:30 बजे तक अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंच जाते। हमारी जीप ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। एक तो वो मुश्किल तरीन रास्ता, ऊपर से रात का वक्त। डॉक्टर मूंग बड़ी खूबसूरती से एहतियात का दामन थामे हुए था। एक जरा सी गलती हम तीनों को मौत के मुंह में फेंक सकती थी। अगर ऐसा ना भी होता फिर भी हम शदीद जख्मी जरूर हो जाते। जीप को जो नुकसान पहुंचता वो हमारी राह खोटी करने का वसीला बन जाता। हमारे दरमियान काफी देर तक खामोशी रही। फिर डॉक्टर मूंग ने कदरे शिकायती अंदाज में कहा, वहीदान, वहाँ शाका के घर में तुमने एक बात बड़े यकीन से कही थी, लेकिन ये नहीं बताया तुम्हारे यकीन की बुनियाद क्या थी। तुम किस बात का जिक्र कर रहे हो डॉक्टर? मैंने कहा। इस वाक़े के पेश आने का वक्त तुमने बड़े एतमाद से बताया था। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। फिर कहा, डॉक्टर, मैं तुम्हें इस बारे में बता चुका हूँ। तुम्हें याद होगा आज शाम जब मैं बाहर से आया था तो तुमने मुझे उलझा हुआ पाकर कई सवालात कर डाले थे और मैंने तुम्हें अपनी ज़हनी कैफियत से आगाह कर दिया था। हमारे दरमियान नीलगरी भी डिस्कस हुई थी। मैंने नीलगरी के एक जुमले की बिना पर वो बात की थी। जब नीलगरी ने मुझे किसी अनजाने खतरे से आगाह किया उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। इस मरतबा डॉक्टर मूंग ने तवील सांस खारिज की। ओह,
नीलगिरी के जिक्र पर लियान के कान खड़े हो गए। वो 7 बजे शाम मेरे साथ थी और हम दोनों उस वक्त रत्ना पार्क की बेंच पर बैठे थे जब का ये जिक्र है। नीलगिरी की इतला के बाद मेरे चेहरे पर जो तासरात नमूदार हुए और मैंने फौरी तौर पर जिस इज़्तिरारी रवैये का मुजाहरा किया वो लियान से छुपा नहीं रहा था। उसने उस वक्त मुझसे इस्तफसार भी किया लेकिन मैंने उसे टाल दिया था। इस वक्त भी वो ढेरों सवाल करना चाहती थी लेकिन मैंने डॉक्टर मूंग की तरफ मुतवज्जो होते हुए लियान को यह मौका फराहम नहीं होने दिया। डॉक्टर, मैंने गहरी संजीदगी से उसे मुखातिब किया, तुम भी मेरे एक अहम सवाल का अभी तक जवाब नहीं दे सके। हालांकि वो सवाल खासा वजाहत तलब था। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए बोला, तुम सवाल दोहराओ, मैं वजाहत कर देता हूँ। मैंने तुमसे इबादतगाह में मौजूद बुद्ध बख्शू और उसकी फैमिली के बारे में इस्तफसार किया। ओह वो लोग। डॉक्टर मूंग इतना कहकर खामोश हो गया। मैं पूछे बिना ना रह सका, क्या हुआ उन लोगों को? जैसा कि तुम जानते हो वो बख्शू तय खाने वाले राज से वाकिफ था। डॉक्टर मूंग ने इतना कहकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरा दिमाग सनसना उठा, रगो पै में हलचल सी मच गई और दिल की धड़कन यकदम बढ़ गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे डॉक्टर मादी के किसी किस्से को हाल के किरदारों की मुनासबत से बयान करने जा रहा हो। कुछ अर्सा पहले इसी इबादतगाह में खून रंग तमाशा हुआ था। चांगली और नागपाल के गुंडों ने वहां इंसानी खून की होली खेली थी। ये थूंजी और बीर जानी की तशद्दुद शुदा लाशें मेरे तस्वुर में घूम गई थी।